ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अपना पार्ट 5वां चल रहा था जल संबंध। उसमें आज पढ़ाते हैं आपको कोशिका रस के आधार पर कोशिका रस के आधार पर विलयनों के प्रकार। कोशिका रस के आधार पर विलयनों के प्रकार। इस आधार पर जो विलयन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो है समपरासरी विलयन, दूसरा है बच्चों अल्प परासरी विलयन, और तीसरा है बच्चों अति परासरी विलयन। कौन सा है? अति परासरी विलयन। तो आपसे कोई पूछे कि कोशिका रस के आधार पर जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। कौन कौन से? समपरासरी विलयन, अल्परासरी विलयन और अति परासरी विलयन। पहला पढ़ेंगे बच्चों हम समपरासरी विलयन। जैसे ये एक पात्र है, इसमें मैंने एक ऐसा विलयन बनाया जो कि कैसा है? समपरासरी है, लेकिन हमें पता नहीं समपरासरी है क्या। तो ध्यान रखना है आपको, समपरासरी का मतलब क्या होता है? वह बाह्य विलयन जिसमें जल के अणुओं की संख्या कोशिका रस में, कोशिका रस का मतलब जो कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें भी जल होता है, तो उससे उसमें जल के अणुओं की संख्या के क्या होती है? समान। मतलब बाह्य विलयन में जल कणों की संख्या और कोशिका रस में जल कणों की संख्या समान होती है। मतलब दोनों में ही जितनी कोशिका रस में जल कणों की संख्या है उतनी ही बाह्य विलयन में जल कणों की संख्या है। तो वो कहलाता है क्या बच्चों? समपरासरी विलयन। और बताया जाता है कि जब इसमें हम किसी कोशिका को डालते हैं तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन बनता है, जब कोशिका को समपरासरी विलयन में डाला जाता है तो कोशिका के आकार में क्या परिवर्तन होता है? मतलब कोशिका पिचक जाएगी, कोशिका फूली रहेगी, या कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कह सकते हैं पहली और दूसरी स्थिति दोनों ही हो सकती है, पिचक भी सकती है, फूल भी सकती है। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना है, कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने जल कणों की संख्या कोशिका रस में है उतनी ही जल कणों की संख्या किसमें है? बाह्य विलयन में है। ना तो कोशिका से जल बाहर निकल सकता है, ना ही कोशिका के अंदर जल अंदर प्रवेश कर सकता है। तो जैसी कोशिका की स्थिति पहले थी, पूर्व में थी, ऐसी ही डालने के बाद बनी रहेगी। आ गए बच्चों समझ में? दूसरा अपना विलयन बताया था मैंने अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन, इसमें ध्यान रखना है बच्चों, वह बाह्य विलयन जिसमें जल कणों की संख्या कोशिका रस में उपस्थित जल कणों की संख्या से ज्यादा होती है। मतलब कोशिका के अंदर जो कोशिका रस में उसमें जल कणों की संख्या कम है और इस बाह्य विलयन में ज्यादा है, तो उसे हम कहते हैं अल्परासरी विलयन। और ध्यान रखना है, जब इसमें किसी कोशिका को डाला जाता है तो कोशिका का आकार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका रस में जल कणों की संख्या कम थी, बाह्य विलयन में ज्यादा थी, तो बाह्य विलयन से जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कोशिका का क्या हो जाएगा बच्चों? फूल जाएगा। ठीक है? तो यदि किसी कोशिका को अल्परासरी विलयन में डाला जाता है तो कोशिका के आकार में क्या परिवर्तन होता है? कोशिका स्फीत हो जाएगी, फूल जाएगी।
ठीक है बच्चों। तीसरा कौन सा बताया था? अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन का मतलब क्या है, ध्यान रखना है बच्चों। वह बाह्य विलयन जिसमें जलकिरणों की संख्या कोशिका रस में उपस्थित जलकिरणों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। अर्थात बाह्य विलयन में जलकिरणों की संख्या क्या है, कम है, और बल्कि कोशिका रस में क्या है, ज्यादा है, तो उसे हम अति परासरी विलयन कहेंगे। और यदि किसी कोशिका को हम अति परासरी विलयन में डालेंगे तो कोशिका जल त्याग कर पिचक जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि जलकिरणों की संख्या कोशिका के रस के अंदर अधिक है, बाह्य विलयन में कम है, तो परासरण की क्रिया द्वारा कोशिका से जलकिरणु बाह्य विलयन में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कोशिका जल त्याग कर क्या हो जाती है, स्लत हो जाती है या पिचक जाती है। तो ये था बच्चों कोशिका रस के आधार पर विलयनों के प्रकार। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ाया था आपको परासरण, आज पढ़ाते हैं परासरण के प्रकार। परासरण दो प्रकार का होता है बच्चों। एक तो होता है बाह्य परासरण और दूसरा होता है अंतः परासरण। तो परासरण के प्रकार पूछे जाए, परासरण कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। पहला पढ़ते हैं बाह्य परासरण। बाह्य परासरण का मतलब क्या है? जब कोशिका को अति परासरी विलयन में डाला जाता है, सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, अति परासरी विलयन। तो पहले तो परिभाषा सुनिए। जब कोशिका को अति परासरी विलयन में डाला जाता है तो कोशिका जल त्याग कर पिचक जाती है, अर्थात कोशिका से जल बाहर निकल जाता है। यह क्रिया बाह्य परासरण कहलाती है। इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझाते हैं आपको। हम फूली हुई किशमिश लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? फूली हुई किशमिश। ठीक है, फूली हुई किशमिश थी, इसके अंदर मैंने शर्करा विलयन भर रखा है। शर्करा विलयन मतलब चीनी का घोल बना दिया। तो आपको बताया इसके अंदर जलकिरणों की क्या संख्या क्या अधिक। अब मैंने इसको इस अति परासरी विलयन में डाल दिया। लगभग मैंने देखा कि 3-4 घंटे बाद एक स्थिति नजर मुझे आई कि कोशिका अर्थात किशमिश पिचक गई थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किशमिश के अंदर जलकिरणों की संख्या अधिक थी, बल्कि बाह्य विलयन में जलकिरणों की संख्या कम थी। तो बाह्य परासरण की क्रिया हुई, अर्थात किशमिश के अंदर से जलकिरणों का अपनी अधिक सांद्रता से बाह्य विलयन अर्थात अपनी कम सांद्रता की ओर गमन हुआ, जिससे ये क्या हो गई, पिचक गई। तो उदाहरण सिंपल सा है, फूली हुई किशमिश को जब शर्करा विलयन शर्करा घोल में डालते हैं तो वह जल त्याग कर पिचक जाती है, जो कि एक बाह्य परासरण की क्रिया में आती है। उसके बाद आपको याद रखना है बच्चों अंतः परासरण क्या है। अंतः परासरण सीधी सी बात है, जब किसी कोशिका को अल्प परासरी विलयन में डाला जाता है तो कोशिका जल ग्रहण कर कर फूल जाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? अंतः परासरण कहलाती है। इसको भी समझने के लिए प्रयोग करेंगे। हम पिचकी हुई किशमिश लेते हैं, उनको हम अल्प परासरी विलयन में डालते हैं। आप समझ गए होंगे अल्प परासरी विलयन में जलकणों की संख्या क्या है बच्चों? अधिक है। तो जैसे ही मैंने इसमें डाला तो कौन सी क्रिया हुई? अंतः परासरण। मैंने देखा कि कुछ समय बाद किशमिश फूल गई थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाह्य विलयन से जल के अणु किशमिश की जो झिल्ली है, जिसको हम अर्धपारगम में झिल्ली की तरह कह सकते हैं, उसमें से होकर किशमिश के अंदर प्रवेश कर गए, अर्थात अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर गए,
जिससे किशमिश क्या हो गई, फूल गई। ये प्रयोग आप बाह्य पाषण अंत्य पाषण का घर पर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से सुने बच्चों, इसके नोट्स हम ऑलरेडी पहले ही भेज चुके हैं, एक साथ 5 पार्ट के कंप्लीट नोट्स भेज दिए थे। इस वीडियो को देखकर आप नोट्स को पढ़ें, मैं मानता हूँ आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप इन क्लासों को सीरियस लें, क्योंकि आप घर पर अब आप फ्री हैं, अपने घर पर ही रहते हैं, तो सीरियस लें, ये आपके फ़ायदेमंद रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा, आपके भविष्य का निर्धारण करेगा, आपको सफलता दिलाएगा। मैं मानता हूँ जो बच्चे इन क्लासों को सीरियस ले रहे हैं उनको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही कम समय मिलेगा जिसमें कोर्स ही बहुत तीव्र गति से कराया जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप घरों पर सुरक्षित रहें, उसका आप सदुपयोग करें, घरों पर रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई करें, समय का सही उपयोग करते हुए मैं मानता हूँ आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इन क्लासों को आप सीरियस लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने भी स्कूल खोलने की कोई अनुमति अभी तक नहीं दी है। सरकार भी बार बार ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्कूलों को प्रेरित कर रही है, जिसमें लगभग सभी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू कर दिया है। तो आप भी इस क्लास को सीरियस लें, मैं मानता हूँ निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।